नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आप कैसे हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए भाइयों। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां कल हमने खत्म किया था। महान सम्राट जो अपने विनम्र महल की आरामदायक दीवारों से बाहर कदम भी नहीं रखते। युगाओ ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा जब वह अकेली सिंहासन कक्ष में दाखिल हुई। नारुतो ने उसकी उपस्थिति स्वीकार की लेकिन टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह ऐसी बातों का आदी था, किस कारण आई हो, अब यहाँ आने के लिए भी कारण चाहिए। नारुतो ने उसे सपाट नजर से देखा। युगाओ कभी यूं ही नहीं आती थी। तुम सच में काफी चालाक हो नारुतो, उसने भौं उठाई। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? आने वाले संकट पर तुम कुछ करते क्यों नहीं? दूसरे राष्ट्र उसके साम्राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, फिर भी वह शांत बैठा था। उसने हैसुके को साफ आदेश दिए थे कि युद्ध की तैयारी न हो। न वह बाहर गया न हालात संभाले, बस सिंहासन पर बैठा रहा। पहले युगाओं को लगा था कि यह उसकी सुरक्षा की आदत है, जैसे आकाशीय महल में छिपा रहना। लेकिन अब वह सबके सामने था। फिर भी उसने दुनिया को यह याद नहीं दिलाया कि वह अब भी वही व्यक्ति है जो पल भर में सेनाएं मिटा सकता है। गारा, मेई और गुरेन यह सब संभाल रहे हैं। नारुतो ने कहा, तो मुझे उनका काम क्यों करना चाहिए? युगाओ ने ध्यान दिया कि नागातो का जिक्र नहीं हुआ। उसकी प्राथमिकता अब भी वर्षा देश था। सच है, युगाओ बोली, लेकिन वे पहले भी असफल रहे हैं। क्या तुम किसी ऐसे क्षण का इंतजार कर रहे हो जब खुद को थोप सको? गारा और मेई को बात करने देना बेहतर है, नारुतो बोला। मुझे मूर्खों से बहस का धैर्य नहीं, राजनीति मेरी ताकत नहीं, मैं योद्धा हूँ। यही तो मेरी बात है, युगाओ ने कहा। नष्ट करना और रचना करना, यही तुम्हारी असली क्षमता है। युद्धों से भरी दुनिया तुम्हारी दुनिया है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे शांति से ज्यादा अराजकता पसंद है? नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। या कि मैं तबाही का इंतजार कर रहा हूँ? युगाओ चुप रही। मेरे बारे में यह सोच दिलचस्प है, नारुतो बोला। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो युद्ध होगा, युगाओ ने गंभीरता से कहा। मैंने युद्ध देखा है, उसका दर्द जानती हूँ। तुमने कहा था कि तुम युद्ध नहीं चाहते, फिर अब कुछ क्यों नहीं कर रहे? जो युद्ध नहीं चाहता वह हर संभव प्रयास करता है। लेकिन नारुतो केवल देख रहा था। मैंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं चाहता, नारुतो ने शांत स्वर में कहा, पर यह नहीं कहा कि मैं उसे रोकूंगा। सत्ता संभालने के बाद समझ आया युद्ध जरूरी है, लेकिन मेरी शर्तों पर। युगाओ की आंखें संकरी हो गईं। नागातो को शक्ति देना, ओबितो को लौटाना, सासुके को आने देना, सब योजनाएं थीं। ऐसा नहीं है, नारुतो बोला। मुझे शिनोबी दुनिया में शांति लाने में रुचि नहीं, लेकिन मैं हिंसा से भरी दुनिया भी नहीं चाहता। मैंने गारा और मेई को मौका दिया, वे असफल रहे। यह मेरी गलती नहीं। उसकी आवाज कठोर हो गई। मैंने आई को चेतावनी दी थी, ओनोकी को भी। सर्वव्यापी औरशी स्वयं कुमोगाकुरे गए। कुरोत्सुची यहाँ आई। मैंने ए के लिए आतिशबाजी तक जलाई, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। सच्चाई ये है, नारुतो बोला, उन्हें मेरी मौजूदगी से डर लगता है। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सम्राट जीवित है, और मैं बलिदान नहीं बनने वाला। अगर उन्हें युद्ध चाहिए तो सम्राट युद्ध देगा। युगाओ जानती थी कि नारुतो अपने माता पिता के रास्ते पर नहीं चलेगा, फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद बात करने से कुछ बदल सकता है। तो तुम्हारा मानना है कि तुमने पर्याप्त कर लिया? वह बोली। आए कुरोत्सुची, फिर गारा और मैं, सब व्यर्थ। व्यंग्य तुम पर जंचता नहीं, युगाओ। वह रुकी, फिर धीरे से बोली, क्या मैं तुम्हें दोष दे सकती हूँ नारुतो? नारुतो ने उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिंहासन से उठा और कुछ कदम चलकर युगाओ के बराबर आ खड़ा हुआ। शांत स्वर में उसने कहा कि वह हत्या के प्रति उदासीन है, न उसे खून की प्यास है, न अत्याचारी बनने की इच्छा, लेकिन जो करना पड़ेगा वह करेगा, ताकि कोई भी उसके उस जीवन दर्शन के रास्ते में न आए जिसमें वह सामंजस्य के साथ जीना चाहता है। युगाओ उसे देखती रही। जब वह फिर आगे बढ़ा और उसके सामने आकर रुका, उसने सीधे पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है? उसने कहा था कि वह उसके लिए कोनोहा नहीं छोड़ सकती थी, फिर भी वह आई। क्या कारण वही है, या वह बस सामान्य जीवन जीना चाहती है? उसे दोष देते हुए युगाओ ने कहा कि वह अभी उस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। नारुतो ने सिर हिलाया और उसके पास से आगे बढ़ गया। युगाओ ने पूछा कि क्या वह कहीं जा रहा है? नारुतो ने बताया कि राजकुमारी कोयुकी ने उसे कई बार गर्म जल स्रोतों में आने का निमंत्रण दिया था। हर बार उसने मना किया, लेकिन आज जाने का मन हुआ। उसने पूछा क्या वह साथ चलेगी? युगाओ ने मना कर दिया और व्यंग्य किया कि आखिरकार वह सिंहासन छोड़ता भी है तो रोमांस के लिए। नारुतो रुक गया। उसने बात को अनसुना करने का नाटक किया और कहा कि अफसोस है वह साथ नहीं आ सकती। फिर उसने छत की ओर देखते हुए पूछा कि नागरिक जीवन कैसा है? वह सवाल उसने कभी नहीं किया था। युगाओ चिढ़ गए। उसने पूछा कि क्या वह सच में परवाह के कारण पूछ रहा है या बस यूं ही? इतने समय से वह राजधानी में थी और उसने कभी उसका हाल तक नहीं पूछा था। नारुतो का स्वर नहीं बदला। उसने कहा कि कारण मायने नहीं रखता, वह जानना चाहता है और उसे उसमें नाराजगी महसूस हो रही है। क्या उसने कुछ गलत किया? युगाओ ने कहा कि उनका रिश्ता था, कम से कम वह तो यही मानती है। अलग होने के बाद उसका व्यवहार वैसा नहीं होना चाहिए था। वह बस इतना चाहती थी कि वह कभी कभी संपर्क तो रखे, यह दिखाए कि कभी उसे परवाह थी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद नारुतो ने माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उनका रिश्ता असफल रहा क्योंकि उसने उसे कभी रिश्ता समझा ही नहीं। उसने न जुड़ने की कोशिश की, न साथ खुश रहने की। वह उसके लिए अच्छा इंसान नहीं बन पाया, हालांकि उसे परवाह थी। युगाओ स्तब्ध रह गई। महान सम्राट माफी मांग रहा था। वह कुछ पल बस उसे देखती रही, जैसे दिमाग फिर से चलने की
कोशिश कर रहा हो। नारुतो ने नजरें फेरते हुए कहा कि फिर भी उसे खुशी है कि वह आई। फिर उसने सामुई को बुलाया। क्षण भर में गोरी महिला उसकी बाईं ओर प्रकट हुई। युगाओं को उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं हुआ था। नारुतो ने बताया कि वह अपने कमरे में थी। वह सामुई के साथ आगे बढ़ गया। जाते जाते सामुई ने युगाओं को हल्की मुस्कान दी और दोनों ओझल हो गए। ध्यान देश रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठे सम्राट को देखकर सासुके ने कहा कि यह सचमुच आश्चर्यजनक है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति जो पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है ट्रेन में बैठेगा। यह ट्रेन साम्राज्य की सर्वोच्च श्रेणी थी, तेज, आधुनिक और पूरे तत्व राष्ट्रों में चलने वाली। सुनागाकुरे की ओर जाती इस ट्रेन में नारुतो को देखना सासुके के लिए चौंकाने वाला था। सासुके डिब्बे के द्वार से टिककर खड़ा था। नारुतो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने उसकी ओर देखा नहीं, लेकिन वह सुन रहा था। नारुतो ने बिना नजर हटाए पूछा कि क्या यह इतना आश्चर्यजनक है? सासुके ने कहा कि थोड़ा। असली हैरानी यह है कि वह सिंहासन छोड़कर दूसरे गांव जा रहा है। वजह क्या है? नारुतो ने संक्षेप में कहा, घूमना। सासुके ने आंखें घुमा ली। नारुतो ने उचिहा वंश के पुनर्जन्म के बारे में पूछा। सासुके ने उत्तर दिया, धीमा, और वह भी उसकी वजह से। नारुतो ने कहा कि वह ऐसे संसार में बच्चे को नहीं लाना चाहता। आसमान में बादल घिर चुके हैं, बारिश आने ही वाली है, वह उसे आने देगा, फिर आगे बढ़ेगा। सासुके समझ गया युद्ध आने वाला था। नारुतो ने कहा कि वह युद्ध में मरने वाला नहीं है, वह उसके बाद भी जीवित रहेगा और उचिहा को महानता तक ले जाएगा। नींव रखी जा चुकी है और इसके लिए उसने सासुके को धन्यवाद दिया। सासुके ने पूछा, किस लिए? नारुतो ने उसकी ओर देखा। सासुके ने कहा, कोनोहा को नष्ट करने के लिए। अगर वह न हुआ होता तो शायद वह उसके साथ चला जाता, लेकिन नया गांव उचिहा के हाथों बना है और वह उसे छोड़ नहीं सकता। नारुतो हल्का मुस्कुराया। उसने कहा कि यह बिल्कुल उचिहा की तरह है। मदारा कहा करता था कि इतिहास विजेता लिखते हैं, लेकिन सासुके उस पर विश्वास नहीं करता। वह एक जीवित बचा हुआ है और जीत या हार से परे अपना इतिहास खुद लिखेगा। सासुके ने नारुतो की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ पल बाद वह बोला कि उसे हैरानी है, नारुतो जैसे व्यक्ति के भीतर अपने बच्चों की सेहत के बारे में सोचने का दिल अब भी मौजूद है। अगर वह उन्हें इस दुनिया में लाने पर विचार कर रहा है तो उनके सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी कर सकता है, उन्हें हर खतरे से दूर रख सकता है। नारुतो बिना मुड़े खिड़की के बाहर देखता रहा। तो उसने शांत स्वर में कहा। सासुके हल्का सा मुस्कुराया। अब मुद्दा यह नहीं रहा कि नारुतो बच्चे लाएगा या नहीं। अगर उसके जैसे व्यक्ति का बच्चा हुआ तो अराजकता तय थी। शिनोबी उसे निशाना बनाएंगे नारुतो तक पहुंचने के लिए। वह आगे बोला कि सामुई को कुमोगाकुरे से निर्वासित किया जाना कोई संयोग नहीं था। नारुतो चाहकर भी उसे गुप्त रख सकता था। यही बात युगितो पर भी लागू होती थी। दुनिया को यह तक नहीं पता कि वह उसके लिए काम करती है। काफी खोजबीन के बाद सासुके इस नतीजे पर पहुंचा कि नारुतो ने जानबूझकर सब कुछ ऐसे होने दिया ताकि वे कुमो और लोगों की नजरों से दूर रहें। कुछ ऐसा था जिसे वह छिपाना चाहता था। उसने माना कि यह सब बेहद कुशलता से छिपाया गया था। अगर उसके पास इटर्नल मंगेक्यो न होता तो वह कभी सच तक नहीं पहुंच पाता। नारुतो ने कुछ पल उसे भावहीन नजर से देखा, फिर खिड़की की ओर लौट गया। दिलचस्प, सासुके समझ गया। नारुतो को जरा भी चिंता नहीं थी। उसे भरोसा था कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगा। आह भरकर उसने पूछा कि आखिर नारुतो उससे चाहता क्या है। नारुतो ने बताया कि दानव देश में एक भाड़े का शिनोबी समूह पुरोहिती शियोन को अगवा करने की कोशिश कर रहा है। वे उसकी शक्तियों के लिए उसकी आंखें काले बाजार में बेचना चाहते हैं और राजकुमारी को गुलामी में धकेलने की योजना है। उसने सासुके को आदेश दिया कि वह उन शिनोबी को निपटाए और शियोन को राजधानी ले आए। सासुके ने सवाल किया कि यह काम उसे ही क्यों करना है? अगर नारुतो खुद हस्तक्षेप करे तो सहयोगियों में उसका प्रभाव और बढ़ेगा। नारुतो ने स्पष्ट किया कि वे साधारण भाड़े के लोग नहीं बल्कि अधिकतर बी रैंक शिनोबी हैं। वह यह भी जानना चाहता था कि वे किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं या अपनी मर्जी से। यह सासुके के लिए भी एक अवसर था अपने पंख फैलाने का। बस ध्यान रहे कि कोई उन्हें काट न दे। कुछ पल सोचने के बाद सासुके ने आखिरी सवाल किया और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो शारिंगन से डिब्बे पर नजर डालते हुए कहा कि यह सब सामान्य नहीं है। नारुतो ने सूखे स्वर में पूछा कि क्या वह मूर्ख है? सासुके सिर हिलाकर ट्रेन से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद पीछे के द्वार से एक ताकतवर गंजा आदमी भीतर आया। उसके स्वर में खुला उपहास था। नारुतो ने बिना मुड़े पूछा कि शर्तें क्या हैं? आदमी हंसा और बोला कि कोई शर्त नहीं, उन्हें बस अपना काम करना है। उनका असली लक्ष्य काजेकागे या मिजुकागे था, लेकिन सम्राट मिल जाए तो यह और बेहतर था। अगले ही क्षण पूरा डिब्बा विस्फोटक टैगों से जगमगा उठा। 2 महीनों की तैयारी, 1000 से अधिक विशेष टैग, इतने शक्तिशाली कि सम्राट भी न बच सके, ऐसा उनका विश्वास था। नारुतो ने बस इतना कहा कि उन्हें काफी भरोसा है। हाथ की एक मुहर बनी और फिर भीषण विस्फोट। ट्रेन आग और बिजली में डूब गई। ऐसा लगा मानो पूंछधारी दैत्य बम फट पड़ा हो। जमीन तक कांप उठी। कुछ देर बाद आग शांत हुई। ट्रेन का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक विशाल गड्ढा। तभी नारुतो गड्ढे के बीच उतरा, बिल्कुल सुरक्षित,
आंखों में शारिंगन चमकता हुआ। उसने बुदबुदाया कि उसे मूर्ख बच्चों से निपटना पसंद नहीं। 3 चक्र हस्ताक्षर उसकी इंद्रियों में उभरे। तीनों विद्रोही शिनोबी गड्ढे के किनारे पहुंचे और अविश्वास में जम गए। इतनी ताकत के बाद भी नारुतो को खरोंच तक नहीं आई थी। नारुतो ने शांत स्वर में पूछा कि क्या उन्होंने कभी यह सोचा कि उसने यह ट्रेन तभी क्यों ली? क्या उन्हें सच में लगता है कि उसे अपनी संपत्ति के साथ होने वाली हरकतों की जानकारी नहीं होती? उसने उन्हें जाने का मौका दिया, भाग जाने का। उन्होंने इनकार किया, मिशन पूरा करने की बात कही। अफसोस जताते हुए नारुतो आगे बढ़ा। डर के मारे वे धुंध की तरह भाग निकले। नारुतो रुका और ठंडे स्वर में कहा कि अब देखना है मौत उन्हें कितनी दूर तक दौड़ने देती है। उसने जमीन पर हाथ रखा, धरती हिली, गड्ढा भर गया और कुछ ही मिनटों में नई पटरियां बन गईं। ट्रेन आकर रुकी, बिल्कुल वैसी ही। सामुई ने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या सब हो गया? नारुतो ने कहा किसी तरह। जब उसने बताया कि वे भाग गए तो सामुई ने सवाल उठाया कि उसने उन्हें जाने क्यों दिया? वे गारा या मेई को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। अच्छा था कि गुरेन वहां नहीं थी। नारुतो ने सिर्फ इतना कहा कि वह इतना दयालु नहीं है। कुछ देर बाद उसने पूछा कि सुनागाकुरे कब पहुंचेंगे? भोर से पहले। यही जवाब था। फिर यह स्पष्ट हुआ कि वे दानव देश भी जाएंगे। हालांकि सासुके को शियोन लाने भेजा गया है, लेकिन वह तब तक नहीं जाएगी जब तक नारुतो स्वयं वहां नहीं पहुंचता। धीमे स्वर में उसने कहा कि शियोन ने महीनों पहले उसके आने की भविष्यवाणी की थी। उसने तब विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब उसके देश की हालत को देखते हुए उसकी मौजूदगी जरूरी हो गई थी। यह तुम्हारे जैसा नहीं है, सामुई ने कहा। तुम उसकी भविष्यवाणी सच करने जा रहे हो। नारुतो मुस्कुराया। उसने साबित कर दिया है कि उसकी शक्तियां भ्रम नहीं है। वहां जाकर उसे सम्मान देना गलत नहीं। उसकी मुस्कान में हल्का सा मनोरंजन था, जैसे यह सब उसे दिलचस्प लग रहा हो। सुनागाकुरे काम के अलावा गारा के जीवन में कुछ नहीं था। भविष्य, गांव और शिनोबी दुनिया, यही उसकी दिनचर्या थी। काजे होना जिम्मेदारी बढ़ा देता था और वह अपना बोझ किसी और पर डालने वाला व्यक्ति नहीं था। भावनाएं उसमें भी थीं, लेकिन सबाकु नोगारा उन्हें नियंत्रण में रखता था। कमजोर पल आते थे पर वह उन्हें अकेले में सह लेता और सो जाता। रिश्तों पर उसने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। विडंबना यह थी कि उसकी बहन तेमारी उसे निजी जीवन की सलाह देती थी, जबकि खुद उसके रिश्ते भी अधूरे रह गए थे। कांकुरो का मामला अलग था। वह कोशिश करता था पर सफल नहीं होता। गारा को जल्दबाजी नहीं थी। वह युवा था, समय अभी बाकी था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। तेमारी अंदर आई और बोली, शाही ट्रेन गांव की ओर आ रही है, कुछ ही मिनटों में पहुंचेगी। कोई सूचना नहीं आई थी, गारा ने कहा। गुरेन होती तो पहले बताती। यह बिना घोषणा की यात्रा है, तेमारी बोली। संभव है सम्राट आ रहा हो। गारा हल्का मुस्कुराया। अगर नारुतो सच में आ रहा था तो यह बड़ा संकेत था। 2 साल बाद उसकी उपस्थिति यह संदेश था, सिर्फ द्वारा नहीं। इतना कठोर मत बनो, गारा ने कहा। वह उतना बुरा नहीं है, देखते हैं, तेमारी बोली। चलें? रुकते हैं, गारा ने उत्तर दिया। देखना चाहता हूँ वह क्या करता है। नारुतो, ट्रेन राजधानी वापस ले जाओ, नारुतो ने सामुई से कहा। रेगिस्तान अभी? उसने पूछा। टेलीपोर्ट कर लो। नारुतो शांत था। महल पर नजर जरूरी है, मुझे कुछ समय अकेले चाहिए। वह खड़ा हुआ। गर्म जल स्रोतों पर कल दोपहर मिलेंगे। सामुई ने हल्की सांस ली। महल से बाहर रात बिताना, काफी समय बाद कभी कभी दायरा बदलना जरूरी होता है, नारुतो बोला और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन चल पड़ी। नारुतो ने काजे टॉवर की दिशा देखी और आगे बढ़ गया। सम्राट की मौजूदगी असाधारण थी। सालों से उसने राजधानी के बाहर कदम नहीं रखा था। लोग रुक गए, दुकानें थम गईं, नजरें उसी पर टिक गईं। तत्व राष्ट्रों के सबसे शक्तिशाली शिनोबी पर। कोई सुरक्षा दल आगे नहीं आया, कोई औपचारिक स्वागत नहीं। नारुतो को इसकी जरूरत भी नहीं थी। मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, एक दुकानदार ने फुसफुसाया। मैं भी, दूसरे ने कहा। ऊंचाई पर खड़ा एक एनबीयू बोला। आज बड़ा दिन है, सम्राट स्वयं आया है। क्या यह युद्ध का संकेत है? नहीं, दूसरे ने कहा। लेकिन अब समझ आता है लोग उससे डरते क्यों हैं। वह संवेदी शिनोबी था और उसे साफ महसूस हो रहा था। सम्राट पहले ही जान चुका था कि कौन कौन उसे देख रहा है। नंगी आंखों से देखने पर वह जरा भी डरावना नहीं लगता था। उसके आसपास की हवा वैसी भारी नहीं थी जैसी असाधारण शक्तिशाली लोगों के साथ होती है, बल्कि उसका हाव भाव शांत और सहज था। यह मानना मुश्किल था कि यही वह व्यक्ति है जिसने कुछ ही मिनटों में अकेले कोनोहा को नष्ट कर दिया था। एनबीयू में से एक ने सिर हिलाया। तभी उसने देखा सबाकु नोगारा सम्राट की ओर बढ़ रहा था, भावहीन चेहरे के साथ, और उसके दाईं ओर पत्थर सी सख्त तिमारी चल रही थी। अगर पहले से न बताया जाए तो कोई उसे सम्राट समझ ही न पाए। न मुकुट, न सोना, न कोई भव्य आभूषण। उसने केवल सफेद किमोनो पहना था, ऊंचे कॉलर, किनारों पर लाल रेखाएं और कॉलर के चारों ओर 6 लाल मगातामा। छाती के पास हल्का खुला किमोनो लाल मगातामा की माला दिखा रहा था। वह उन राजाओं जैसा नहीं था जो वैभव का प्रदर्शन करते हैं। उसका साम्राज्य धनवान था, लेकिन नारुतो ने कभी धन को अपनी पहचान नहीं बनाया। मैं आपकी उपस्थिति की उम्मीद नहीं कर रहा था, सम्राट, गारा ने कहा और हाथ बढ़ाया। नारुतो ने हल्के से हाथ मिलाया। गारा उसे काजे टॉवर के बजाय अपने घर की ओर ले गया। नारुतो ने इस पर कोई सवाल नहीं किया। मैंने सोचा, नारुतो बोला, दूसरे
राष्ट्रों की हवा महसूस करूं और रेगिस्तान की हवा से बेहतर क्या होगा। उसने तेमारी को देखा और हल्के गर्म स्वर में उसका नाम लिया। तेमारी का उत्तर सख्त और औपचारिक था। नारुतो मुस्कुराया, कितनी औपचारिक, और मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने चावल देश से आया हूँ। तेमारी ने तंज कसा, कोई इतना भोला नहीं हो सकता। फिर नारुतो ने शांत स्वर में कहा कि शाही परिवार छोटा है, दरबार खाली है और वह उसे राजधानी ले जाना चाहता है अपनी दूसरी पत्नी के रूप में। तेमारी स्तब्ध रह गई। गारा ने तुरंत बात संभाली, वह मजाक कर रहा था। नारुतो ने बात घुमाई और सुनागाकुरे की ओर ध्यान दिया। यहाँ हरियाली की कमी है। उसने कहा कि वह रेगिस्तान में भी जीवन ला सकता है। गारा ने पूछा कि क्या यह सच में संभव है। नारुतो ने बस इतना कहा, जब तक पानी है उसका मोकुटोन व्यर्थ नहीं जाएगा। उस शाम रेत के तीनों भाई बहन रात के खाने पर साथ बैठे, जैसा वे हमेशा करते थे। लेकिन आज एक मेहमान था। नारुतो उनके साथ बैठा था, शांत, सहज। उसने किमोनो उतार दिया था। अब वह लाल शर्ट में था जिस पर काले रंग का उजुमाकी चिन्ह था, साथ में नीली शिनोबी पैंट और गांव से खरीदी गई सैंडल। उसने कहा कि वह इतना समय अंदर रहता है कि बाहर जाने के लिए जूते भी भूल गया। तेमारी को यह अजीब लगा। नारुतो ने पूछा कि क्या उसे उसके साथ खाना खाते देखना असामान्य लग रहा है। तेमारी ने साफ कहा, हाँ, वह तो दुनिया के भविष्य की बैठकों में भी उदासीन रहता है। नारुतो ने कहा कि महल में भी कभी कभी ऐसे पल होते हैं। फिर उसने सीधे पूछा, क्या वह उसे पसंद नहीं करती। तेमारी ने उत्तर दिया, न नफरत न पसंद, यह उसे मनोरंजक लगा। उसने चूनिन परीक्षा की याद दिलाई जब तेमारी ने उसके सामने गारा की जान बख्शने की भीख मांगी। उसने कहा कि अगर वह तब उन्हें मार देता तो भी कोई दोष नहीं देता। तेमारी ने उत्तर दिया कि जिनचुरिकी और कोनोहा के लिए उसने जो किया उसे देखते हुए वह ऐसा नहीं करता। नारुतो ने शांत स्वर में कहा कि राजनीति में वह कमजोर है, और फिर सच्चाई रख दी। उसे सुनागाकुरे से कुछ नहीं चाहिए। उसका साम्राज्य अपने आप सुरक्षित है। इस गठबंधन से लाभ उन्हें है। अंत में उसने कहा, उसने उसकी जान बख्शी, एक लाभकारी संबंध दिया और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। कनकुरो जवाब देने से पहले ही खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह अपने कमरे में खाना खाएगा। बैठो कनकुरो। गारा की आवाज में सख्ती थी। फिर उसने नारुतो की ओर देखा, तो तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो। नारुतो ना बहुत खुशमिजाज था, न पूरी तरह भ्रष्ट। जो उसे सच में जानते थे, मेई, गुरेन, काकाशी, यहाँ तक कि सासुके उसे बुरा नहीं मानते थे। कनकुरो चुपचाप बैठ गया। उचिहा नारुतो अच्छा इंसान। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, मैं खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। बिना कर्म के अच्छाई का दावा खोखला होता है। उसकी आवाज ठहरी हुई थी। हर किसी की नजर अलग होती है। मेरे लोग मुझे अच्छा सम्राट मानते हैं क्योंकि मैंने उन्हें सुरक्षित घर दिया। कुछ लोग मुझे निर्दयी तानाशाह कहते हैं। वह रुका। जिसके पास दुनिया बदलने की शक्ति होती है वह कभी सबका प्रिय नहीं हो सकता। सेंजू हाशिरामा सबको पसंद था। नारुतो बोला। लोगों ने उसकी दया का फायदा उठाया। वह देवता कहलाया, लेकिन शांति देखे बिना मर गया। उसकी आंखें स्थिर थीं। तुम मुझे चाहो या नफरत करो, कुछ नहीं बदलता। उचिहा नारुतो का शब्द कानून है। यह दुनिया मेरे कारण जैसी है और बदलेगी भी। तेमारी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाशिरामा ने शायद कम हासिल किया, लेकिन वह तुमसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम अकेले हो। उसने सीधा पूछा, तो बताओ नारुतो, अब कौन हंस रहा है। नारुतो हल्का मुस्कुराया। तुम राजनीति में कमजोर नहीं हो, लेकिन जो मैं हूँ वह मेरी पसंद है। मुझे कोई पछतावा नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, हर चीज एक चुनाव है, मेरी जिंदगी भी, तुम्हारी भी। फिर उसने विषय बदल दिया। गारा, क्या तुम अब हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार हो। गारा ने सिर हिलाया। कभी रेत पर निर्भर रहना उसकी कमजोरी थी। अब उसने ताइजुत्सु, केंजुत्सु और जेंजुत्सु में भी सुधार किया था और रेत पर उसका नियंत्रण कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अच्छी प्रगति, नारुतो बोला। अब कोई भी सेना इस गांव पर चढ़ाई की हिम्मत नहीं करेगी। कनकुरो ने राहत की सांस ली, फिर पूछा, सम्राट यहाँ क्यों आए हैं। गर्म जलस्रोतों की ओर जाते हुए गांव देखने। नारुतो ने तीसरे व्यक्ति में उत्तर दिया। तभी काले रंग की एक झलक उसके पास उभरी। गारा समझ गया। दूत, महाराज। दूत ने धीमे स्वर में कहा, पुरोहिती शियोन के मामले में स्थिति बदल गई है। नारुतो की आंखें ठंडी हो गईं। सासुके ने अपना काम ठीक से किया, दूत बोला, लेकिन दुश्मन अपहरण नहीं, भविष्य बदलना चाहता है। उन्हें शियोन की भविष्यवाणी शक्ति चाहिए। 3 घंटे बाद दूसरी टुकड़ी पहुंची थी। शियोन सुरक्षित थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। नारुतो ने निर्णय ले लिया। मुख्य द्वार पर मिलो, उसने कहा। फिर गारा की ओर मुड़ा। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलोगे। कुछ समय बाद तेमारी ने पूछा, वह क्या चाहता था। गारा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ नहीं। उजुशी योगाकुरे कारिन कागजों के ढेर को देख रही थी। वह आजादी चाहती थी और यहाँ उसे मिली थी। ओरोचिमारू के अधीन वह कभी स्वतंत्र नहीं रही। नारुतो ने उसे बांधा नहीं। काम ज्यादा था, लेकिन सांस लेने की जगह थी। यह द्वीप उसका घर बन चुका था। शोध, प्रशिक्षण और भविष्य सब उसी पर टिका था। थकान के बावजूद उसे कोई पछतावा नहीं था। सब ठीक है कारिन, शिजुने ने पूछा। कारिन ने सिर उठाया। घर में नेतृत्व में अस्थायी बदलाव होगा। चावल देश अब भी उनका मूल घर था और बदलाव आने वाला था। यह बात शिजुने के लिए नई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई बदलाव होगा। कारिन के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह इससे खुश नहीं थी। हालांकि यह तय था कि नारुतो अपने सम्राट के पद से हटने वाला नहीं था। इससे शिजुने इस नतीजे पर पहुंची कि बदलाव या तो प्रधानमंत्री स्तर पर होगा या फिर
कोनन से जुड़ा होगा, जो कई मायनों में गुरेन के बराबर थी। कोनन साम्राज्य परिषद की अध्यक्ष थी और सभी बाहरी संबंध उसी के अधीन थे। राजधानी की राजनीति को अगर गुरेन से ज्यादा कोई समझता था तो वह कोनन ही थी। क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? शिजुने ने सावधानी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर कारिन को कोनन से कोई दिक्कत नहीं थी तो वह इस बदलाव से परेशान क्यों थी। उसकी जानकारी में कोनन न तो बुरी थी, न ही अयोग्य, कम बोलने वाली, मगर बेहद तेज। खुद कारिन मान चुकी थी कि कई क्षेत्रों में कोनन गुरेन से आगे थी। ऐसा नहीं है, कारिन ने कहा। मुझे कोनन से कोई समस्या नहीं, लेकिन नेतृत्व बदलने का मतलब है बजट में कटौती। अब शिजुने समझ गई। अनुसंधान, तकनीकी और चिकित्सा प्रयोग बिना पर्याप्त बजट के असंभव थे। कारिन जैसे व्यक्ति के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी। गुरेन के रहते बजट इसलिए ठीक था क्योंकि युकिमारू मेरी देखरेख में था, कारिन ने साफ कहा। वह जानती थी कि गुरेन युकिमारू से जुड़ी हर बात पर बेहद संवेदनशील थी, लेकिन कोनन हर खर्च का हिसाब मांगेगी और जो जरूरी नहीं लगा उसका फंड रोक देगी। शिजुने ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। तुम सम्राट से बात कर सकती हो, तुम उसकी बहन हो, शाही परिवार से। कारिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यहाँ खून के रिश्ते सत्ता नहीं देते। जब तक कोई पद न हो, शाही होना सिर्फ एक रिश्ता है। यह तो अच्छी बात है, शिजुने ने कहा। कारिन ने इनकार नहीं किया। मैं पहले भी ऐसी स्थिति में उसके पास गई थी। उसने बस अपना सम्राट वाला पोज बनाया और कहा कि अपनी विरासत का पैसा इस्तेमाल करूं। असल समस्या यही थी, वह पैसा पहले ही खर्च हो चुका था गुप्त कामों में। नारुतो सब समझता था और कारिन जानती थी कि वह जानता है, फिर भी दोनों ने कुछ नहीं कहा। तो वह सब जानकर भी चुप रहा, शिजुने ने कहा। सब कुछ नहीं, कारिन मुस्कुराई। उसे पता है कि मैंने सुविधाएं बनाई हैं, पर वह नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। तकनीक छुपाना मुझे आता है। कम से कम इतना साफ था कि वह ओरोचिमारू जैसी हरकतें नहीं कर रही थी, और यही राहत की बात थी। तकनीक में कारिन बेजोड़ थी। चावल साम्राज्य की तेज ट्रेनें उसी की देन थी। उसने एक ऐसा हथियार भी बनाया था जिसे नारुतो ने खुद नष्ट करवा दिया, डर से नहीं बल्कि नीति के कारण। यह बदलाव कब होगा? शिजुने ने पूछा। जल्द, कारिन ने कहा। वैसे तुम यहाँ किस काम से आई थी? मैं अगले 4 दिन नहीं रहूंगी, शिजुने ने बताया। वह 4 दिन द्वीप पर और 4 दिन कोनोहा में काम करती थी। ट्रेन तुम्हें वेव देश तक छोड़ेगी, कारिन ने कहा। वेव से अग्नि देश का मार्ग अभी निर्माण में है। ये भूमिगत ट्रेन समुद्र के नीचे से जाती थी और चावल से उजू तक नई लाइन पर काम चल रहा था। तो लौटने पर मिलेंगे, शिजुने ने कहा और कार्यालय से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। लॉन्डो, चैनल को थोड़ा प्यार दिखा दो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सपने तो वैसे भी पूरे नहीं होते। कम से कम एल्गोरिदम ही खुश हो जाए। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। अब मैं चलता हूँ भाइयों, जिंदगी को ओवरथिंक करने, जो हर रात बिना परमिशन आ जाती है।